Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will see about the law of mass action. So what is law of mass action? तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमको एक्टिव मास पता होना चाहिए। तो एक्टिव मास जो होता है दैट इज अ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को हम लिखते कैसे? मोल डिवाइडेड बाई लीटर। मोल डिवाइडेड बाई लीटर, इसको हम लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन। और ये जो होता है हमारे पास एक्टिव मास जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सके, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ जैसे आगन लिया या कुछ भी लिया हमने, सो हम इनको इस तरह से दिखाइए, इनको इस तरह से ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, मतलब हम इसका एक्टिव मास शो कर रहे हैं। ओके, so, according to the law of mass action, it is given that the rate of the chemical reaction at the particular temperature is proportional to the product of the active masses of the reactant raised by the power of the stoichiometric coefficient. For example, so I will explain this. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, वो कह रहे हैं कि जो हम पहले एक रिएक्शंस लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए बी प्लस बी, ये एक प्रोडक्ट बना रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बना रहा है सी प्लस, ये एक रिएक्शन दी गई है हमको। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द एक्टिव मास। अभी हम देखिए एक्टिव मास को ऐसा लिखेंगे, हम ए का एक्टिव मास लिखेंगे एंड बी का एक्टिव मास लिखेंगे। ए एंड बी का एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनमें जो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इनके, उनकी पावर सो इनकी उनकी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of active masses, which is raised by the power which is their coefficient. Okay, so ये एक्टिव हमारा मास एक्शन है। सो इसमें हम इसको यहाँ पे जो हमारे पास ये है, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए एंड दिस बी, ये हो जाएगा ये। तो ये जो कोफिशिएंट आए, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट हमको मिला है, तो कोफिशिएंट जो होता है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो हमको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काम आएगा। सो यू शुड नो कि ये जो होता है हमारे पास के जो है उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। सो रेट कांस्टेंट याद रखना है कि जो हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आता है उसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास? रेट ऑफ कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने एक रिएक्शन देखी ई बी इज, ये हमारी एक रिएक्शन है, यहाँ हमको एक रिएक्शन दी गई है। अब क्या होता है, हमने देखा था कल, ये जो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो ये रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है। ये हमने कल देखा था। तो अब क्या होगा कि अब हम इसको हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखते थे। एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा हम लोग एक्टिव कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लेते हैं। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो हमारा रिएक्टेंट ये है, और जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो हमारा रिएक्टेंट ये बन जाएगा, क्योंकि ये जो है ये इसको बना रहा है। सो ये हमारे पास रिएक्टेंट बन जाएगा। हम इसको लिखते हैं हम बस के एफ जैसे हमने वहाँ पे अभी इससे पहले देखा कि के एफ जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट है, तो इस ये जो हम यहाँ पे एफ शो कर रहे हैं कि रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसका हमारे पास ए बी दिस चिकन बी इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या ये रिएक्टेंट बन गया और ये प्रोडक्ट बन रहा था। फॉरवर्ड रिएक्शन में कैसे लिखेंगे? के बी इज इक्वल टू सी, ये चीज़ होगी। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे। सो इसको हम करते हैं कि के एफ, ये जो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर के एफ
अपॉन के बी, ये जो होगा यानी यहाँ पे नीचे जाएगा और ये जो होगा यहाँ पे नीचे आया, सो ये जो हो जाएगा सी अपॉन डी अपॉन के ए अपॉन, सो यही जो हमारे पास आता है इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम सी से दिखाते हैं। सो इसको ये चीज़ बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि हम यहाँ पे सी दिखा रहे हैं तो ये जो है कंसंट्रेशन के टर्म्स, हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन की एक्टिव मासेस लिए तो हमको ये चीज़ बोल रहे हैं। ओके, सो ये जो होता है ये चीज़ याद रखना कि ये जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो मैं लिख देती हूँ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि इस तरह से होता है, और ये चीज़ याद रखना कि ये इन दोनों का रेशियो होता है, और ये चीज़ क्या होता है, ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आगे हमको ये बहुत यूज़ में आएगा। इसके बाद हम अगर मान लो हम एग्जांपल्स लेते हैं कि हम लिखते कैसे, तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि इन्हें लिखा कैसे जाता है। जैसे मैंने मान लो एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे PCl 5 गैशियस हमको दे रहा है, PCl3 गैशियस, Cl2, या वापस ये हमको रिएक्शन दी गई है। और हम यहाँ पे एक चीज़ मान रहे हैं कि दो सबके एक्टिव मासेस दिए गए हैं। ओके, सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, के सी किसके इक्वल होता है, के एफ अपॉन के बी, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल होगा किसके, यहाँ पे इनके स्टैकियोमेट्री कुछ लिखी नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे Cl3 अपॉन Cl2 अपॉन, ये हमारा इस तरह से हमको लिखना है। हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ये जिससे हम बोला N2 जो है गैशियस फॉर्म में दिस 3 Fe के साथ रिएक्ट कर रही है, जो कि बना रही है 2NH3 बना रही है हमारे पास। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास है। पहले हम ये लिखेंगे, भी हमने देखा था कि पहले इधर साइड वाला आता है क्योंकि वो नीचे आता है। सो इसको इस तरह से लिखेंगे। इसकी जो पावर है, स्टोइकियोमेट्री क्या दिए गए, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या दिए गए, 2 दिए गए, यहाँ पर 2 आएगा। फिर यहाँ पे N2 लिखेंगे, N2 के सामने स्टोइकियोमेट्री 1 है तो यहाँ पे 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और यहाँ पे क्या होगा, H2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3। तो इस तरह से हम लिखते हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमको मिल जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये चीज़ याद रखना क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसका जो होता है, हम इसको सिर्फ गैशियस कंपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई दूसरे कंपोनेंट अगर सॉलिड या लिक्विड रहता है, हम उस चीज़ को नहीं, उसमें हम ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। सिर्फ इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैशियस कंपोनेंट के लिए ही एप्लीकेबल होती है। और ये चीज़ तभी अप्लाई हो सकती है अगर रिएक्शन में अगर एक गैशियस कंपोनेंट दिया गया हो, तभी ये चीज़ माइनस होती है। तो यहाँ पहले एक रिएक्शन लेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू गैस अपॉन बी अपॉन गैस में है, ये ऐसा रिएक्शन है कि इससे ये भी गैस में है, यहाँ पे डी, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है। अब हम इसको कैसे देखेंगे कि अब हम इसका लिखते हैं। हम पहले पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। अब हमने पहले यहाँ पे हम कंसनट्रेशन ले रहे थे, जब हम के सी लिख रहे थे यहाँ पे एक्टिव मास ले रहे थे, मतलब मोलर कंसनट्रेशन ले रहे थे। अब हमको यहाँ पे क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर लेना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जिसके स्टोइकियोमेट्री है उससे, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी जिसका स्टोइकियोमेट्री ये, डिवाइडेड बाय
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। इस रिएक्शंस को बोला जाता है बस के पी बोला जाता है। और ये चीज़ पता नहीं चाहिए पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये हमको न्यूमेरिकल्स में काम देगा। तो पार्शियल प्रेशर जो निकाला जाता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, जिसका हम न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा कि हमको ये दिया रहेगा टोटल प्रेशर और मोल्स क्या हो गए तो मोल फ्रैक्शन निकाल के इस तरह से ये चीज़ करना हमको। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट रिलेशनशिप कौन से हमारे पास है अभी तक, के पी और के सी है हमारे पास। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे, हमने आइडियल गैस इक्वेशन दी तो यहाँ पे कहता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। हम जो हम बस दी है हम उसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा एन बाई वी आर टी। अब हमको पता है कि एन मोल डिवाइडेड बाई लीटर क्या होता है, मोल कंसनट्रेशन होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे सी आर टी। सो सी हमारे पास क्या है, कंसनट्रेशन है। ओके, मोलर कंसनट्रेशन बेसिकली, सो मोल डिवाइड बाई लीटर मोलर कंसनट्रेशन है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन दी, फर्स्ट हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिखेंगे कि ए बी प्लस बी, ये सारी गैसियस फॉर्म में ही है, इन गैसियस फॉर्म। ओके, सो अब हमको क्या लिखना है, पी की वैल्यू मिल चुकी है हमको यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, अब जो पी हमको जो मिला है उस इस टर्म में हम लिखेंगे सारी पी को इस टर्म्स में लिखेंगे। तो फर्स्ट हम इसके लिखेंगे कि पी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का कंसनट्रेशन अपॉन आर टी, बी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी का कंसनट्रेशन अपॉन आर टी, सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी का कंसनट्रेशन अपॉन आर टी, एंड हमारे पास जो डी हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा आर टी। अब हमने देखा था कि के पी को कैसे लिखा जाता था, पार्शियल प्रेशर के रेशियो होते थे वो। तो क्या होता था, इसको हम लिखेंगे पहले, ये क्या होता था पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इसके स्टोइकियोमेट्री डी, इसके स्टोइकियोमेट्री अपॉन पार्शियल प्रेशर ए और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। इस तरह से हम के पे लिखते थे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमको वैल्यूज़ मिली है इसके फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, सिंपल लिखेंगे सी, इनकी पावर क्या है सी, हम इसके प्रेशर्स की वैल्यू लिख रहे हैं, हम कंसनट्रेशन नहीं लिख रहे हैं कि हम के पी लिख रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो है हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे डी कंसनट्रेशन ऑफ डी आर टी, इसका स्टोइकियोमेट्री जो है उससे ये है अपॉन कंसनट्रेशन आर टी अपॉन ए अपॉन बी का कंसनट्रेशन अपॉन, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब इस टर्म्स को क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हम के पी को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ये वाली टर्म्स को, ये वाली टर्म्स है हम इनको सेपरेट कर लें कि इसके साथ इसकी पावर अंदर इनको अलग अलग कर लें, सही पावर को, तो सी की पावर सी बन जाएगी एंड आर टी की पावर भी सी बन जाएगी अपॉन डी की पावर डी अपॉन आर टी की पावर डी डिवाइडेड बाय what ए की पावर ए अपॉन आर टी की पावर ए अपॉन बी की पावर बी अपॉन आर टी बी, ये हमको देखने को मिलता है। अब हमको यहाँ पे ये चीज़ पता है कि ये वाली टर्म्स, ये वाला इसको एक सेकेंड, हमको यहाँ से पता है कि जो के, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें,
हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारे पास सेम ही है, ये तो हमें सेम है, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब सेम पावर होती है हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको इन शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ। सेम यहाँ पे भी करेंगे हम, आर टी अपॉन ए प्लस बी। ओके, अब हमको यहाँ से ये चीज़ पता है कि ये जो टर्म्स हमको दी गई है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, के सी है ना। के सी हमने पढ़ा था कि जब हम एक्टिव मास लेते हैं उसकी पावर जो होती है उसको हम हमें बस के सी बोलते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के सी, या हमने लिखा के सी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ क्या था हमारे पास, ये क्या था, रिएक्टेंट साइड था, ये क्या था, प्रोडक्ट साइड था। ओके ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास मैथ्स का होता है कि ये पावर जब ऊपर जाती है तो सेम टर्म्स है, जैसे हम करते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय ऐसा जब दिया जाता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि 10 के -3, इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग, जब ये ऊपर आता है 3, तो हम इस तरह से इसको भी हम सेम फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर टी अपॉन सी प्लस डी अपॉन ए माइनस बी। तो सी प्लस डी, ये कहाँ के, ये क्या चीज़ थी, कितने, जो हमारा स्टाइकोमेट्री था कि सी एंड डी जो स्टाइकोमेट्री है ना, स्टाइकोमेट्री माइनस ए प्लस बी, स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या था, प्रोडक्ट साइड था, और ये किस साइड था, रिएक्टेंट साइड था। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शंस की बात करें कि फॉरवर्ड कैसी रिएक्शन चल रही है, तो हम इसको लिखते हैं, हम इसको इस तरह से शो करते हैं। ये क्या होता है, ये कितने कितने कंपोनेंट जो थे हमारे पास, स्टाइकोमेट्री प्लस स्टाइकोमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट साइड माइनस स्टाइकोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट साइड, जो हमको देता है डेल्टा एन जी देता है। ये गैसेस की बात करेंगे, और सॉलिड मैंने कोई रिएक्शन रहेगी उसमें अगर सॉलिड दिया रिएक्टेंट साइड, जैसे मान लो ए प्लस बी, बी जो है हम सॉलिड है, तो इसका हम स्टाइकोमेट्री को हम नहीं काउंट करेंगे, ये सिर्फ गैसेस फॉर्म के होते हैं। यहाँ पे गैस दिया तो सिर्फ इसी का लेंगे। ओके, सो ये चीज़, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे ये चीज़ देखा, सॉरी ये क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी जो हमारे पास, हम इसको यहाँ पे इससे रिप्लेस कर देंगे, के सी अपॉन आर टी अपॉन डेल्टा एन जी। सो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है, ये होता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो ये चीज़ याद रखना कि के सी, के पी इज इक्वल टू के सी इन इनटू, इट इज नॉट ये ब्रैकेट, इनटू बस गैस कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर की पावर, जो हमारे पास हमको स्टोइकोमेट्री जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के जब हम करते हैं तो हमको जो मिलता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो ये हमारे पास दोनों का रिलेशनशिप आ गया। सो अभी हमने रिलेशनशिप देखा है, सबने रिलेशनशिप देखा, क्या है हमारे पास रिलेशनशिप की, क्या बस के पी जो होता है इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी, मतलब आर टी की पावर, आर टी ब्रैकेट में आर टी की पावर, सिर्फ ये जो पावर है ना सिर्फ इन दोनों पे लगेगी, इसमें मत लगा देना कभी, नहीं तो चलो कि कंफ्यूज हो गया, इस पर लगा दी। सो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, हमको देखने को मिलते हैं कि किस टाइप से के सी एंड के पी इफेक्ट हो गया और किस टाइप से ये चीज़ होगी। तो हम पहले केस 1 के बारे में पढ़ते हैं। पहले लिखे केस 1, केस 1 में क्या है कि मान लो if k ये हम क्या ले रहे हैं, स्टाइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चीज़ क्या होता था, ये चीज़ हमने देखी थी इससे पहले कि ये जो होता था अपॉन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो होता था, इससे हमको ये चीज़ मिलती थी। अगर यहाँ पे ये चीज़ है तो क्या होगा, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बस 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को 0 लिखें
अब तो के सी अपॉन आर टी जहाँ पर 0 हो गया तो ये टर्म्स हो जाएगी, मेरे पास 1 हो जाएगी, है ना, इक्वल टू 1 हो जाएगी। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं के सी। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास ये है, हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस, मतलब रिएक्टेंट जितना रिएक्ट कर रहा है, अब वो प्रोडक्ट मतलब हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो दोनों इक्वल हो। लाइक हम जैसे एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि टू ये गैशियस फॉर्म में है, प्लस I2 गैशियस फॉर्म, ये बना रहा है वापस 2H+। तो पहले हम क्या देखेंगे, इसका देखेंगे डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा, 2, यहाँ पे क्या लिखा है 2, ये किस साइड है, प्रोडक्ट साइड। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, किस साइड है, प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट माइनस यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितना 1 है, प्लस 1, क्योंकि हमने कहा था कि 1 जितना होता है उसको प्लस करना पड़ता है, ये दोनों को 1 + 1, सो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बस 0। तो यही चीज़ है, अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा तो ये जो टर्म्स हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इस कंडीशन में जहाँ बस के पी इज इक्वल टू के सी आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड केस सेकंड। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर मान लो कि जहाँ पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा है, स्टोइकियोमेट्रिक के ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। जैसे हमारे पास क्या था, एन जी क्या था, ये माइनस दिस वन। ओके, सो अब मान लो ये चीज़ बड़ी है, ये छोटी है, तो ऑफकोर्स ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर हम ये चीज़ लिखें एन जी, सो हमको ये टर्म्स जो है, ये टर्म्स हमको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। मतलब ये जो है के सी है वो किसी से इंटू हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ऑफकोर्स ये कुछ टर्म्स होगी तो इससे इंटू हो रहा है। इट मीन्स दैट देयरफॉर जो हमारे पास के सी है वो के पी जो है हमारे पास वो के सी से बड़ा हो गया, क्योंकि ये जो है ये किसी से इंटू होके ये मिल रहा है हमको, तो ऑफकोर्स सी बात है ये चीज़ हमारी बस बड़ी होगी। तो ये चीज़ याद रखना, जब हमारे पास प्रोडक्ट साइड जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हमारे पास रिएक्टेंट साइड, तो ये जो होता है पॉजिटिव आता है, एंड जो पॉजिटिव आएगा ये जो होगा पॉजिटिव आएगा, सो ये जो हमारे पास हो जाएगा ये इससे इंटू होगा, और ये जब इससे इंटू होगा तो ऑफकोर्स ये चीज़ जो होगी हमारे पास बड़ी मिलेगी हमको। तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसका भी एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, जैसे मान लो ये Cl5 लिया, ये बन रहा है हमारे पास ये Cl3 + Cl2 मिल रहा है। ओके, सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है 1, हम निकालेंगे डेल्टा एन जी, कितना होगा 1 + 1, यहाँ पे 1 लिखे है ना, 1 यहाँ लिखा नहीं है मतलब 1 ही हुआ ना, 1 + 1, ऐसा नहीं कि 0 मान लेना, उसको याद रखना है कि ये 1 + 1 होता है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, ओनली 1 है, तो हमको क्या चीज़ मिली, 1 मिल गया। ओके, से 1 मिल गया, ये हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे उठा के 1 रखें इसकी वैल्यू, तो ये जो होगा 1 इन जो ये आएगा इसको हम इंटू करेंगे इससे, तो हमको ये मिलेगा। सो ये ऑफकोर्स तो हमको ये चीज़ मिलेगी कि के पी जो है इज़ मोर देन के सी। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड, जो हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है उसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास कि जो हमारे पास एन पी जो होता है वो कम होता है एन आर से। सम हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये क्या होता था, इस तरह से होता था ना। सो अब हमको क्या चीज़ होगी कि ये चीज़ हमारे पास बड़ी है और ये चीज़ हमारे पास छोटी है, तो ये हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लिखे, जैसे मान लो के सी आर टी डिवाइड बाई नेगेटिव, तो हम क्या होता है, नेगेटिव होता है तो हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे ला सकते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव है, या तो पॉजिटिव बन जाएगा नीचे आएगा तो अब क्या होगा इसमें कि ये जो है के सी जो है किससे डिवाइड हो रहा है, तो जब ये इससे डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये छोटा टर्म आएगा।
से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये चीज़ मान लो 4 डिवाइडेड बाई 2 जाएगा हमारे पास, बताएगा 2 आएगा। ये हमारे पास किससे छोटा है, ये 4 है हमारा, मान लो के सी हो गया 4, और ये जो हो गया तो यहाँ पे हमें बस 2 मिला, तो मतलब ये जब इसी से डिवाइड हो रहा है तो वो छोटा हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, जब हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट साइड जितने बन रहे हैं उनसे, सो ये जो हो जाएगा इस कंडीशन में हमारे पास ये जो होगा छोटा होगा टू के सी, ये जो ज़्यादा ना इसमें जो होता है के सी जो होता है बस बड़ा मिलता है हमको। इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हम बात करते हैं ऐसे एना गैस, ऐसा सारे जो होते हैं गैसियस फॉर्म में, में ओके। सो ये चीज़ हमारे पास रिएक्शन है। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारे पास एन पी कितना है, 2 है हमारे पास, फिर हम डेल्टा एन जी निकाले तो ये कितना है हमारे पास 2 है, और फिर इसको माइनस करेंगे 3 + 1, तो हमको कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। ओके, तो अब अगर हम इसको लिखें इसमें के सी अपॉन आर टी, तो अंदर -2, तो -2 को हम नीचे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो होगा इसके इससे डिवाइड हो रहा है तो हमको छोटा मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि कई बार नीट में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही सेम पूछा जाता है कि इसमें के पी बड़ा है के सी बड़ा है, तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। और जो अब हम बात करेंगे यूनिट्स की, तो अगर हम बात करें यूनिट्स की तो इक्विलिब्रियम की जो कॉन्स्टेंट्स की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, तो हम बात करेंगे पहले यूनिट ऑफ जहाँ इसके बस के पी मिलता है। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे इसकी ये चीज़ होती है अपॉन के सी की जो वैल्यू होती है वो होती है मोल लीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये चीज़ क्या है, प्रेशर लेते हैं हम, इसमें क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास ATM में होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्टिव मास ले रहे थे। एक्टिव मास किस में होता है, मोल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अगर हम सारे इसको कंबाइन कर ले और वही सेम चीज़ लगाए, जहाँ बस ये जो था ये हमको कैसे मिलता है, वही सेम चीज़, जहाँ बस NP - NR हमको ये चीज़ मिल जाती है। सो वहाँ पे ये चीज़ लिखे, और यहाँ पे ये जो हमारे पास मोल डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे इसमें एक्टिव मास लेते हैं ना, तो एक्टिव मास पता है मोल डिवाइडेड बाय लीटर होता है, और उसको अगर हम जितना बस डेल्टा NG आ रहा है उससे उसके हम पावर से मतलब रेज्ड होता है वो। ओके, सो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, ये हमारे पास क्या है, मोलर कंसनट्रेशन, तो हम इसको मोलर कंसनट्रेशन पावर इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट्स होती है, हमको पता होनी चाहिए।